welcome to Ronak Institute. We are here specially for class 9th and 10th. In today's video, we will be solving IMO International Mathematics Olympiads workbook. We are solving today chapter 5 Euclidean Geometry. अब स्टार्ट करने से पहले एज यूजुअल आपको NCERT सॉल्व की हुई होनी चाहिए और आपको आनी चाहिए. ऑल्सो NCERT में जो 7 एक्सियम्स और 5 पोस्टुलेट्स है वो आपको याद होने चाहिए. 7 एक्सियम्स एंड 5 पोस्टुलेट्स एक बार पढ़ के एक बार याद करके आगे का वीडियो देखना. First question, if a point C lies between A and B, then AC plus BC is equals to what? अब एक पॉइंट A है, एक पॉइंट B है, ये दोनों पॉइंट्स है, ये A और ये है पॉइंट B. इन दोनों के बीच में एक पॉइंट C लाई करता है, एक पॉइंट C. इफ़ अ पॉइंट C लाइज बिटवीन A एंड B, दो पॉइंट C और B है, उसके बीच में C लाई करता है. देन हमें पूछा है AC प्लस BC. अब हमें दिख रहा है कि AC मतलब इतना पार्ट, BC मतलब इतना पार्ट. तो अगर हम AC प्लस BC इन दोनों को ऐड कर देंगे तो ये पूरी लाइन AB बन जाएगी. मतलब AC प्लस BC क्या होगा? AB. AC प्लस BC ये पूरी लाइन AB बन जाएगी. तो हमारा आंसर होगा AB, ऑप्शन B. अब मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था कि आपको सारे पोस्टुलेट्स और एक्सियम्स याद होने चाहिए. हमें पूछा है यूक्लिड्स पोस्टुलेट 1. हमें पता है फर्स्ट पोस्टुलेट क्या है? अ स्ट्रेट लाइन कैन बी ड्रॉन फ्रॉम एनी वन पॉइंट टू अदर पॉइंट. अगर हमें दो पॉइंट्स गिवन है तो हम उसमें से एक स्ट्रेट लाइन बना सकते हैं. ये हमारा फर्स्ट पोस्टुलेट है. अगर हम ऑप्शंस देखेंगे तो फर्स्ट ऑप्शन में हमें गिवन है अ स्ट्रेट लाइन में बी ड्रॉन फ्रॉम एनी वन पॉइंट टू एनी अदर पॉइंट. तो हमारा आंसर इस क्वेश्चन के लिए हो जाएगा ऑप्शन ए. ये हमारा फर्स्ट पोस्टुलेट है. हमें सारे पोस्टुलेट और सारे एक्सियम्स याद होने चाहिए. थर्ड क्वेश्चन, अ सॉलिड हैज़ हाउ मेनी डायमेंशंस. अब हमें पता है इस चैप्टर में हमने पढ़ा होगा हमारे पास 4 टाइप की चीज़ें होती है. एक होता है पॉइंट, लाइन, सरफेस या प्लेन और फोर्थ होता है सॉलिड. अगर कोई भी पॉइंट है तो उसका 0 डायमेंशन होगा. लाइन है तो उसका 1 डायमेंशन होगा. अगर कोई भी सरफेस है या कोई प्लेन है उसका 2 डायमेंशन होगा. सरफेस 2 डायमेंशनल होता है. और अगर कोई भी सॉलिड है तो वो कितना होता है? 3 डायमेंशनल होता है. मतलब हमें पॉइंट को रिप्रेजेंट करने के लिए कुछ नहीं चाहिए. अगर लाइन है तो हमें एक सिंपल एक डायरेक्शन चाहिए, इसलिए वो 1 डायमेंशनल होता है. सरफेस 2 डायमेंशन हमें चाहिए कोई भी सरफेस बताने के लिए. और कोई भी प्लेन कोई भी सॉलिड बताने के लिए हमें 3 डायमेंशन चाहिए. तो हमारा आंसर होगा अ सॉलिड हैज़ 3 डायमेंशंस. If C be the midpoint of a line segment AB, then AC is equals to BC is equals to dash AB. अब हमें यहाँ पे एक लाइन सेगमेंट दी है AB. AB हमारी लाइन सेगमेंट है. ओके. फिर हमें क्या बोला है? C इज़ द मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट AB. इस AB का मिड पॉइंट क्या है? C. C AB का मिड पॉइंट है. अब हमें क्या बोला है? AC इज इक्वल्स टू BC. अगर ये मिड पॉइंट है तो ऑब्वियसली AC और BC इक्वल होंगे. तो AC इज इक्वल्स टू BC. और AC और BC को हम AB के टर्म में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? हाफ AB, 2 टाइम्स AB, 3 टाइम्स AB क्या होगा? अब हमें पता है AC प्लस BC AB होगा. हमने फर्स्ट क्वेश्चन में ही देखा कि अगर कोई भी पॉइंट दो पॉइंट के बीच में लाई करता है तो AC प्लस BC इज इक्वल्स टू AB. ये हमें पता है. नेक्स्ट हमें इधर गिवन है AC इज इक्वल्स टू BC क्योंकि वो मिड पॉइंट है. तो AC प्लस हम BC की जगह पे AC लिख सकते हैं क्योंकि AC और BC इक्वल है. तो यहाँ पे हो जाएगा AC इज इक्वल्स टू AB. AC प्लस AC मतलब 2AC. 2AC इज इक्वल्स टू AB.
देयरफॉर क्या हो जाएगा, AC इज इक्वल्स टू हाफ AB। अगर कोई भी नंबर इस साइड मल्टीप्लिकेशन में है तो दूसरी साइड वो डिवीजन में हो जाएगा, मतलब हमारा आंसर इधर क्या होगा, हाफ, ऑप्शन बी। AB और AB का मिड पॉइंट C है, इसलिए AC इज इक्वल्स टू BC इज इक्वल्स टू हाफ AB। Two distinct intersecting lines cannot be parallel to the dash line। अब हमें पहले क्या गिवन है, टू डिस्टिंक्ट इंटरसेक्टिंग लाइन्स, तो हम पहले वो बना देंगे, एक लाइन और दो लाइन। ये दो अलग अलग लाइन हैं जो एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। अब वो दोनों किसके पैरेलल नहीं हो सकती, सेम लाइन के या डिफरेंट लाइन के। अगर सपोज मैं ले लेती हूँ ये एक दूसरी लाइन, अब हमें दिख रहा है कि वो एक लाइन के तो पैरेलल है पर दूसरी लाइन को इंटरसेक्ट कर रही है, मतलब सेम लाइन दोनों लाइन के पैरेलल नहीं हो सकती, पर डिफरेंट लाइन हो सकती है क्योंकि ये एक लाइन है और दूसरी डिफरेंट लाइन में अगर ये बना दूँ तो ये दो डिफरेंट लाइन तो पैरेलल हो सकती है अलग अलग लाइन से। पर अगर सेम लाइन ले लूँ, जैसे मैं अगर ये लाइन कंसिडर करूँ तो वो इस लाइन और इस लाइन दोनों लाइन के पैरेलल नहीं हो सकती, वो सिर्फ किसी एक के पैरेलल होगी, दूसरे को वो इंटरसेक्ट करेगी। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, टू डिस्टिंक्ट इंटरसेक्टिंग लाइन्स कैन नॉट बी पैरेलल टू द सेम लाइन। Which of the following options has one fixed endpoint and can be extended in the other direction indefinitely? हमने इस चैप्टर में तीन चीज़ें पढ़ी है, लाइन, लाइन सेगमेंट और रे। लाइन सेगमेंट क्या होता है, जिसके दोनों तरफ एंड पॉइंट्स हो। लाइन क्या होता है, जो दोनों तरफ से एक्सटेंड कर सके इन्फिनिटी तक। और रे क्या होता है, एक तरफ एंड पॉइंट हो, दूसरी तरफ इन्फिनिटी तक एक्सटेंड करे, मतलब एक एक पॉइंट दूसरे पॉइंट से वो एक्सटेंड कर सकता है। लाइन में दोनों तरफ से एक्सटेंड कर सकता है और लाइन सेगमेंट दोनों तरफ से पॉज होती है। हमें क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ वन फिक्स्ड एंड पॉइंट एंड कैन बी एक्सटेंडेड इनडेफिनिटली इन अदर डायरेक्शन। तो उसका आंसर हो जाएगा रे। रे एक तरफ से एंड पॉइंट होता है, दूसरी तरफ से एक्सटेंड कर सकती है। Which of the following is a false statement? A। अब हम एक एक करके ऑप्शंस चेक करेंगे, कौन सी स्टेटमेंट फॉल्स है वो हमारा करेक्ट आंसर होगी। पहला, एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन्स कैन पास थ्रू अ गिवन पॉइंट। अगर एक पॉइंट हमें गिवन है तो उससे कितनी लाइन्स पास हो सकती है, इनफाइनाइट। क्यों, मैं ये लाइन बना सकती हूँ, ये हम कोई भी डायरेक्शन में उस पॉइंट से लेकर के इनफाइनाइट लाइंस बना सकते हैं। तो ये तो ट्रू है, ये तो ट्रू है। एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस कैन पास थ्रू अ गिवन पॉइंट। नेक्स्ट क्या है, अ यूनिक लाइन कैन बी ड्रॉन टू पास थ्रू टू गिवन पॉइंट्स। ये भी हमारे पॉस्टुलेट का हिस्सा है। फर्स्ट पॉस्टुलेट, अ लाइन कैन बी ड्रॉन फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर पॉइंट। तो यूनिक लाइन अगर हमें बनानी है, हमें दो पॉइंट्स गिवन है तो उन दोनों को ज्वाइन कर देंगे, उनसे सिर्फ एक ही लाइन पास हो सकती है। दोनों पॉइंट से पास हो ऐसी कोई दूसरी लाइन नहीं हो सकती। जो लाइन दो पॉइंट से पास हो रही है वो सिर्फ एक ही होगी, यूनिक ही होगी। तो इसका आंसर भी ट्रू है। नेक्स्ट, रे ए बी इज इक्वल्स टू रे बी ए। अब ये इसमें थोड़ी गड़बड़ है। अगर आप देखोगे रे ए बी ऐसे डिनोट किया है, मतलब ए पे उसका एंड पॉइंट है और बी के साइड से वो इन्फिनिटी तक एक्सटेंड कर रही है। रे बी कैसी होगी, ऐसी होगी, ए से ए पे उसका एंड पॉइंट होगा, बी की तरफ से इन्फाइनाइट तक एक्सटेंड करेगी। और अगर आप रे बी ए देखोगे तो बी ए में भी ऐसा डिनोशन दिया है। बी ए में क्या गिवन है कि बी की तरफ से एंड पॉइंट है और ए की तरफ से इनफाइनाइट तक एक्सटेंड कर रही है। बी की तरफ एंड पॉइंट है, ए से एक्सटेंड कर रही है। इसमें ए पे एंड पॉइंट है, बी से एक्सटेंड कर रही है। तो ये दोनों रेस सेम नहीं हो सकती। ये हमारा स्टेटमेंट फॉल्स है और हमें फॉल्स ही पूछा है, तो हमारा करेक्ट आंसर सी होगा। पर फिर भी हम ऑप्शन डी को एक बार
चेक कर लेंगे। ऑप्शन डी, अ रे हैज़ वन एंड पॉइंट, हाँ ट्रू है, हमें पता है रे का एक एंड पॉइंट होता है, दूसरी तरफ से वो एक्सटेंड कर सकती है। तो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, क्योंकि वो फॉल्स स्टेटमेंट है। रे ए बी और रे बी ए अलग होगी क्योंकि एंड पॉइंट उनका सेम नहीं है। थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग आर डैश टू वन अनदर। हमने सारे 7 एक्शियम्स पढ़े। हमारा फर्स्ट एक्शियम क्या कहता है? थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर, आर इक्वल टू वन अनदर। कौन सा एक्शियम यूज हुआ? एक्शियम नंबर 1। आपको इसलिए मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि सारे एक्शियम्स और पोस्टुलेट्स याद होंगे तो ये क्वेश्चंस फटाफट होंगे, इसलिए ये डायरेक्ट हमें एक्शियम 1 का स्टेटमेंट पूछा है। अकॉर्डिंग टू यूक्लिड्स एक्शियम, अब एक्शियम्स आपने याद किए होंगे तो आपको 5th एक्शियम भी याद होगा। 5th एक्शियम क्या कहता है? द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट। 9th क्वेश्चन में भी हमें डायरेक्टली 5th एक्शियम पूछ लिया है। क्या होगा 5th एक्शियम? द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट। तो हमारा आंसर हो जाएगा सी, होल। इसलिए सारे एक्शियम्स याद होने चाहिए। 10th, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ यूक्लिड्स एक्शियम। अगेन हमें इसमें कुछ स्टेटमेंट्स दिए हैं, इसमें एक्शियम पोस्टुलेट सब मिक्स करके दिया है। अब हमें पूछा है कि कौन सा एक्शियम नहीं है, इसके लिए भी आपको एक्शियम्स याद होने चाहिए। फर्स्ट, द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट, ये एक्शियम है, ये एक्शियम नंबर 5 है, तो ये आंसर नहीं होगा। नेक्स्ट चेक करेंगे, थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर, ये भी एक्शियम है। ये कौन सा एक्शियम है? एक्शियम नंबर 6 है। थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर, ये है एक्शियम 6। नेक्स्ट, थिंग्स विच आर हाफ्स ऑफ द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर, ये भी हमारा एक्शियम है। ये कौन सा है? इसके बाद वाला एक्शियम नंबर 7, तो ये भी एक्शियम है। नेक्स्ट, इफ 2 थिंग्स आर इक्वल देन देयर सम इज इक्वल टू 1/3 ऑफ द वन थिंग, ये तो कुछ है ही नहीं, ये तो ना एक्शियम, ना थ्योरम, ना पोस्टुलेट, कुछ भी नहीं है, ये तो स्टेटमेंट ही गलत है। हमने अब भी किया था, इफ़ 2 थिंग्स आर इक्वल देन देयर सम, अभी हमने देखा था कि AC इक्वल्स टू BC, तो उनका सम हाफ AB हो रहा था। यहाँ पे दिया है 1/3 ऑफ वन थिंग, तो ये तो स्टेटमेंट ही गलत है। हमें क्या पूछा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्शियम, तो हमारा आंसर हो जाएगा डी, क्योंकि ये स्टेटमेंट एब्सर्ड है। इफ स्ट्रेट लाइन फॉलिंग, अब आपको पोस्टुलेट्स भी याद होने चाहिए। ये पूरा पोस्टुलेट नंबर 5 का स्टेटमेंट गिवन है एज इट इज। इफ अ स्ट्रेट लाइन फॉलिंग ऑन टू स्ट्रेट लाइन makes the interior angle on the same side of it taken together less than 2 right angles, then the 2 straight lines, if produced indefinitely, meet on that side on which sum of angles is dash than 2 right angles। अब हमें पता है अगर एक स्ट्रेट लाइन 2 स्ट्रेट लाइन पे फॉल करेगी, लेट्स से 2 स्ट्रेट लाइन ऐसी है, उस पर फॉल करेगी। अगर 2 एंगल्स का सम लेंगे, इंटीरियर एंगल्स का, ये 2 राइट एंगल्स, मतलब ये दोनों का सम 180 डिग्री से कम किस साइड पे होगा? इस साइड पे, क्योंकि दोनों एक्यूट एंगल्स है। अगर हम इसको इस साइड एक्सटेंड करेंगे तो वो वहाँ पे मीट करेंगी। तो ये कौन सी साइड है जहाँ पे सम लेस देन 180 डिग्री या लेस देन 2 राइट एंगल्स है? तो वो लोग उस साइड पे मीट करेंगे जहाँ पे सम लेस देन 2 राइट एंगल्स होगा। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा लेस देन, ऑप्शन सी। अगेन डायमेंशन का क्वेश्चन पूछा है। अभी हमने रिकॉल किया था पॉइंट 0 डायमेंशन, लाइन 1 डायमेंशन, प्लेन 2 डायमेंशन एंड सॉलिड 3 डायमेंशन। हमें क्या पूछा है? फाइंड द नंबर ऑफ डायमेंशन लाइन हैज़। लाइन हैज़ ओनली 1 डायमेंशन, ऑप्शन बी।
यूक्लिड स्टेटेड दैट ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू वन अनदर। अब ये एक्सियम है, पोस्टुलेट है, थ्योरम है, डेफिनेशन है या प्रूफ है? हमें पता है, अगर हमने याद किया होगा अच्छे से, तो ये है हमारा पोस्टुलेट नंबर 4, ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू वन अनदर। ये है हमारा 4th पोस्टुलेट, तो आंसर हो जाएगा पोस्टुलेट ऑप्शन सी। टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स इन अ प्लेन डिटरमाइन डैश लाइन्स। अब हमें बोला है कि हमें एक प्लेन में 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट दिए हैं, तो उनमें से कितनी लाइंस बन सकती है, वो लोग कितनी लाइंस डिटरमिन कर सकते हैं। तो हमें पता है अगर 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट है तो उसमें से सिर्फ एक ही लाइन पास हो सकता है। दूसरी जो भी लाइंस होगी वो तो या तो एक पॉइंट से पास करेगी या तो किसी से भी पास नहीं करेगी। दोनों पॉइंट में से पास होने वाली सिर्फ एक ही लाइन होती है, यूनिक लाइन। तो हमारा आंसर होगा ए, यूनिक। रेक्टिलिनियर फिगर इज फॉर्म्ड बाय व्हाट? अगर हमें रेक्टिलिनियर फिगर मतलब रेक्टिलिनियर सरफेस बनाना है तो वो किससे फॉर्म होगा? स्ट्रेट लाइन से। फिगर मतलब प्लेन सरफेस, तो अगर हमें रेक्टिलिनियर प्लेन सरफेस बनाना है तो वो स्ट्रेट लाइन से फॉर्म होगा। सिमिलरली अगर हमें रेक्टिलिनियर सॉलिड बनाना होगा तो वो सरफेस इससे फॉर्म होगा। अगर हमें रेक्टिलिनियर लाइन बनानी होगी तो वो पॉइंट्स से फॉर्म होगी। इसलिए हमारा करेक्ट आंसर होगा सी। रेक्टिलिनियर जो भी चीज़ हमें बनानी है उसका एक डायमेंशन कम। फिगर होता है प्लेन सरफेस, प्लेन के डायमेंशंस होते हैं 2, उससे एक डायमेंशन कम, यानी 1 डायमेंशन वाली चीज़ हमें लेनी है। इधर 1 डायमेंशन वाली होगी स्ट्रेट लाइन। In the given figure, PR is equals to QS. PR is equals to QS. Then which of the following axioms show that PQ is equals to RS? अब हमने ये प्रूफ NCERT में किया हुआ है, एक बार मैं पूरा प्रूफ वापस कर देती हूँ। PR is equals to QS हमें ये गिवन है। अब PR को हम क्या लिख सकते हैं? PQ प्लस QR। क्यों? क्योंकि PQ और QR इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमें पूरा PR मिल जाएगा। तो हम PR को लिख देंगे PQ प्लस QR। नेक्स्ट हमें पूछा है QS। QS कैसे मिलेगा? QR प्लस RS, इन दोनों को ऐड करेंगे तो वो पूरी चीज़ QS के साथ कोइंसाइड करेगी। तो QR प्लस RS हमारा हो जाएगा QS, QR प्लस RS। अब हमें इन दोनों तरफ से QR को दोनों साइड से हटा देना है, दोनों साइड सेम है QR, तो हम दोनों साइड से QR को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। PQ प्लस QR माइनस QR इज इक्वल्स टू QR प्लस RS माइनस QR। अब QR माइनस QR माइनस QR ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? PQ इज इक्वल्स टू RS। अब हमें पूछा है ये जो हमने प्रूव किया इसमें हमने कौन सा एक्सियम यूज़ किया है? द होल इज ग्रेटर देन पार्ट? नहीं। इफ़ इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल द रिमाइंडर्स आर इक्वल। हाँ, हमने ये एक्सियम यूज़ किया है, एक्सियम नंबर 3। इफ़ इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल द रिमाइंडर्स आर इक्वल। हमने दोनों तरफ से QR सब्ट्रैक्ट कर दिया। हमने PR में से QR सब्ट्रैक्ट किया, QS में से QR सब्ट्रैक्ट किया, तो हमें PQ इज इक्वल्स टू RS मिल गया जो कि हमें चाहिए था। इसलिए हमने कौन सा प्रूफ यूज़ किया है? इफ़ इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल्स द रिमाइंडर आर इक्वल। विच ऑफ द फॉलोइंग नीड्स अ प्रूफ? अगर हमें कोई भी थियरम बताना है तो हमें थियरम को स्टेट करने के लिए प्रूफ चाहिए। एक्सियम्स ऐसी चीज़ें होती हैं जो बहुत ऑब्वियस होती है, हमें दिख जाती है कि ऐसा होगा ही। पोस्टुलेट भी हमें प्रूव नहीं करने पड़ते, हमें सिर्फ थियरम प्रूव करना होता है। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा डी, थियरम। हमें थियरम के लिए
प्रूफ चाहिए। नेक्स्ट हम आ जाएंगे अचीवर्स सेक्शन पे, जो है आपका हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल क्वेश्चंस HOTS। अब हम आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 18 पे। फर्स्ट स्टेटमेंट, फिलिंग द ब्लैंक्स बोला है, हमें सारी ब्लैंक्स फिल करनी है। टू लाइन्स इन अ प्लेन नॉट हैविंग एनी पॉइंट इन कॉमन आर कॉल्ड। दो लाइन है, नॉट हैविंग एनी पॉइंट इन कॉमन का मतलब क्या होता है कि वो कहीं भी इंटरसेक्ट करेगी। अगर कोई लाइन इंटरसेक्ट करेगी तो एक पॉइंट कॉमन हो जाएगा जिस पॉइंट पे वो इंटरसेक्ट करेगी। हमें बोला है कोई भी पॉइंट कॉमन नहीं है, मतलब ऐसी दो लाइंस जो कभी इंटरसेक्ट नहीं करती और सेम प्लेन पे लाई करती है, ऐसी लाइंस को हम क्या बोलते हैं? पैरेलल लाइंस। ये सेम प्लेन पे लाई करेगी और कभी भी इंटरसेक्ट नहीं होगी। ये प्लेन लाइंस की, पैरेलल लाइंस की डेफिनेशन है, तो हमारा आंसर हो जाएगा पैरेलल लाइंस। पी क्या होगा? पैरेलल लाइंस। नेक्स्ट, द एजेस ऑफ सरफेस आर कॉल्ड। अभी मैंने बताया था अगर हमें लाइन के एजेस पूछे तो वो पॉइंट्स होंगे, सरफेस के एजेस पूछा है तो वो लाइन होगी, सॉलिड के एजेस पूछे तो वो सरफेस होंगे। मतलब जिसका भी हमें एज पूछा है उससे एक डायमेंशन कम वाला फिगर हमें लेना है, वो हमारा एज बन जाएगा उसका। जैसे इधर सरफेस का एज होगा लाइन, एज ऑफ सरफेस आर लाइन। अगर हमसे पूछे एज ऑफ सॉलिड तो एज ऑफ सॉलिड होगा सरफेस, एज ऑफ सरफेस लाइन, एज ऑफ लाइन पॉइंट्स। ठीक है, एक डायमेंशन नीचे उतरना है। टू डिस्टिंक्ट प्लेन्स कैन इंटरसेक्ट एट डैश पॉइंट। अगर दो प्लेन है, अगर एक प्लेन ये है एक प्लेन ये है, अगर ये प्लेन इंटरसेक्ट करेगा तो एक लाइन बनाएगा, एक लाइन, पूरी एक लाइन बनेगी। इस लाइन में कितने पॉइंट्स होते हैं? इनफाइनाइट। मतलब अगर दो प्लेन्स इंटरसेक्ट करेंगे तो वो एक पूरी लाइन बना देंगे कॉमन में, तो लाइन में कितने पॉइंट्स हो जाएंगे? इनफाइनाइट। जैसे अगर दो लाइन इंटरसेक्ट करती है तो एक पॉइंट कॉमन बनता है, वैसे दो प्लेन इंटरसेक्ट करेंगे तो एक लाइन कॉमन बनेगी, दो सॉलिड इंटरसेक्ट करेंगे तो एक प्लेन कॉमन बनेगा। उसके लिए हमें पता है कि अगर एक लाइन कॉमन आ रही है तो लाइन में होंगे इनफाइनाइट पॉइंट्स, तो इसका आंसर होगा इनफाइनाइट। एस प्लेन्स कैन पास थ्रू टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। अगर दो पॉइंट्स हैं तो उसमें से कितने प्लेन्स पास हो सकते हैं? इनफाइनाइट। अगर एक ये पॉइंट है एक ये पॉइंट है, एक प्लेन होगा ये बोर्ड वाला, दूसरा प्लेन होगा एक ऐसा अंदर जो बोर्ड की अंदर जाता है, तीसरा प्लेन होगा एक ऐसा स्लांट प्लेन। अगर ऐसे हम काउंट करते जाएंगे तो दो पॉइंट से पास होने वाले इनफाइनाइट प्लेन्स बन जाएंगे। ठीक है, अगर हमें दो डिस्टिंक्ट पॉइंट्स की मैंने उससे लाइन सिर्फ एक पास होगी, पर अगर प्लेन पूछा है तो दो डिस्टिंक्ट पॉइंट से इनफाइनाइट प्लेन्स पास होंगे। इसका भी आंसर हो जाएगा इनफाइनाइट। अब हम देख लेते हैं P पैरेलल, Q लाइन, R इनफाइनाइट, S इनफाइनाइट। ऑप्शन A। State T for true and F for false. There are infinite points on a line is an Euclidean postulate. ये बात सही है कि एक लाइन पे इनफाइनाइट पॉइंट्स होंगे, क्योंकि छोटे 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 बहुत सारे पॉइंट्स जब हम ज्वाइन करेंगे तब एक लाइन बनती है। ये बात, ये स्टेटमेंट करेक्ट है, पर हमें बोला है कि ये यूक्लिड का पोस्टुलेट है, ये बात रॉन्ग है। यूक्लिड के किसी भी पोस्टुलेट में ऐसा मेंशन नहीं किया कि लाइन में इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं, तो ये स्टेटमेंट हो जाएगा फॉल्स। नेक्स्ट, ओनली वन प्लेन पासिस थ्रू थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। ये करेक्ट स्टेटमेंट है। अगर दो पॉइंट्स हैं तो उससे इनफाइनाइट प्लेन्स पास कर सकते हैं, पर अगर तीन है तो उससे एक ही प्लेन पास करेगा। जैसे इस केस में ये बोर्ड वाला प्लेन है, कोई और प्लेन आप इमेजिन करने जाओगे तो नहीं मिलेगा। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। ओनली वन प्लेन पासिस थ्रू थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। नॉन कोलिनियर इंपॉर्टेंट है। कोलिनियर मतलब अगर ये पॉइंट्स ऐसे होते, तीन पॉइंट्स एक ही लाइन वाले, तो उससे तो बहुत सारे प्लेन्स पास कर जाते हैं। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। नेक्स्ट, बाउंड्रीज ऑफ सॉलिड्स आर
सर्फेसेस। मैंने अभी बताया था बाउंड्री, एज, फिगर, ऐसा कुछ भी पूछ ले तो एक डायमेंशन नीचे आ जाओ। सॉलिड की बाउंड्री सरफेस होगा, सरफेस की बाउंड्रीज लाइंस होगी, लाइंस की बाउंड्री पॉइंट होगी। तो इधर क्या पूछा है, बाउंड्री ऑफ सॉलिड आर सरफेस, तो ये ट्रू है। फॉल्स, ट्रू, ट्रू, ऑप्शन डी। अगर एक लाइन है L, अगर which of the following statements is correct? For every line L and for every point P not lying on L, there exists a unique line M passing through P and parallel to L. हमें क्या बोला है, एक लाइन L है, एक पॉइंट P है जो कि इस लाइन पे लाइन नहीं कर रहा है, लाइन के बाहर है। हमें पूछा है कि हर इस पॉइंट से एक लाइन तो ऐसी होगी ही जो कि इसके पैरेलल हो और ये पॉइंट से पास हो, ये L के पैरेलल हो और P से पास हो। हाँ, ऐसी यूनिक लाइन होगी, एक लाइन ऐसी बना जो इसके पैरेलल हो और इससे पास हो, तो ये तो करेक्ट है। नेक्स्ट, फॉर टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स A and B देयर एग्जिस्ट अ थर्ड पॉइंट C lying on the line AB which is in between A and B। हाँ, अगर एक लाइन है, एक दो पॉइंट है A और B, उनसे एक लाइन बन रही है तो उसका एक एग्जैक्ट मिड पॉइंट होगा जो कि A और B के बीच में हो, C। ये बात भी करेक्ट है। हमें क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? A भी करेक्ट है, B भी करेक्ट है, C। अ फिगर फॉर्म्ड बाय लाइन सेगमेंट्स इज कॉल्ड अ रेक्टिलिनियर फिगर। हाँ, अब भी मैंने बताया था अगर लाइन से जो बनेगा वो सरफेस बनेगा, फिगर बनेगा, तो ये भी करेक्ट है। ये हमारा पहला प्रीवियस क्वेश्चन का ही स्टेटमेंट है। लाइन सेगमेंट बोलो या लाइन, डायमेंशन वाइज तो सेम ही चीज़ है। तो ए भी करेक्ट, बी भी करेक्ट, सी भी करेक्ट, तो आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दिस डी। ओके, अचीव योर एजुकेशनल गोल विथ रौनक इंस्टीट्यूट। वी आर हियर स्पेशली for class 9th and 10th. We provide special preparation for exams like NTSC, IMO, NSO and other exams. Also, these are our facilities, and thank you for watching.